चलिए एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 36 स्क्वायर मीटर। एक ट्राइंगल है जिसका एरिया कितना बताया जा रहा है, 36 स्क्वायर मीटर, एंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर। कितना है बेस? देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल की हाइट हमको बतानी है। बेस 12 मीटर है और एरिया 36 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, सबसे पहले समझने के लिए हम एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज दिस ट्राइंगल इज लाइक राइट एंगल ट्राइंगल। आप कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं, जरूरी नहीं राइट एंगल ही हो, कोई भी। इसका नाम है ए बी सी। तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा, जिस पर ट्राइंगल खड़ा होता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, ये जिस पर ट्राइंगल खड़ा होता है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। सो दिस इज द हाइट। हाइट का नाम क्या है, ए बी। बेस का नाम क्या है, बी सी। और बेस कितना बताया जा रहा है, 12 मीटर, है ना। और दूसरी चीज, इस ट्राइंगल का एरिया हमको बताया जा रहा है। एरिया किसको बोलते हैं, इसके अंदर जितनी जगह कवर होगी, ये पूरी जगह क्या कहलाएगी, एरिया। और ये एरिया कितना बताया जा रहा है, 36 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये हाइट कितनी होगी। समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। सेम आप चाहें तो इस ट्राइंगल को ऐसे भी बना सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना कि ऐसा ही क्यों बना रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं बना रहे, है ना। तो इस ट्राइंगल का नाम हमने रख दिया ए बी सी। ये हो गया आपकी बार बेस, और बेस कितना है, 12 मीटर। तो हाइट कौन सी होगी, तो आंसर है हाइट किसको बोलते हैं, जो वर्टेक्स रह गया उससे ऑल्टीट्यूड गिराइए एक राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस बेस पर। दिस इज द हाइट। इस हाइट का नाम हमने रखा है h। ठीक है, तो एरिया कौन सा होगा, तो आंसर है इस पूरे ट्राइंगल के अंदर जितनी जगह आ रही है, ये पूरी जगह क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज एरिया। समझ रहे हैं, ट्राइंगल के पूरी बाउंड्री के अंदर जितनी जगह कैप्चर होती है वो पूरी जगह क्या कहलाती है, एरिया। अगर ट्राइंगल ऐसा है तो एरिया दिख रहा है इसके अंदर शेडेड पोर्शन। अगर ट्राइंगल ऐसा है तो एरिया दिख रहा है इसके अंदर शेडेड पोर्शन। समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, हमको हाइट पूछा है ना ट्राइंगल का, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी h मीटर। कितना मान लें अपन हाइट, h मीटर हाइट मान लेते हैं। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। अगली चीज क्या बताई गई है, एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, दिस इज 36 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ये पता है। अब हमको निकालना हाइट है। क्या निकालना है, हाइट। तो क्या आप ट्राइंगल के कोई ऐसा एरिया का फॉर्मूला जानते हैं जिसमें हाइट आता हो, जिसमें बेस आता हो, क्योंकि बेस दिया है, हाइट पूछ रहा है और एरिया बताया है। तो गिवन क्वांटिटी सिर्फ कौन सी है, बेस, हाइट और एरिया। तो एरिया, बेस और हाइट से मिल करके कोई फॉर्मूला बनता है क्या ट्राइंगल का, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही बनता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये क्या चीज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कितना बताया जा रहा है, 36 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया बाय फॉर्मूला, दिस इज द एरिया बाय क्वेश्चन, कि एरिया इतना है, बाय फॉर्मूला बाय क्वेश्चन। तो दोनों बराबर होंगे, एक ही एरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब बेस हमको पता है, दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना, तो इसको हमने 12 लिख दिया। हाइट को तो हमने h ही मान रखा है, तो h को h रखो, या x मान लो तो h को x लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है, तो हमको मानना है। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, क्योंकि 12 ऊपर है और 2 नीचे है। ठीक है, समझ आया। और इधर कितना है, 36 मीटर स्क्वायर। ये कितना बचा, 6h इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज h इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 मीटर। इधर ये मीटर था ना,
12 क्या था? मीटर। 12 का जब हम लिख रहे थे तो किस में लिखते? मीटर में। तो 6 मीटर बचा ना, ये मीटर नीचे चला जाएगा, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा ऊपर, और 6 से 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 6 मीटर। तो हाइट कितना आ गया? 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इस ट्राइंगल का हाइट कितना होगा? 6 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? नोट करिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पास 2 डायमेंशन ही तो होते हैं, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, किससे? देन इट्स ब्रेथ। यानी उस रेक्टेंगल का ब्रेथ जितना है ना, उससे लेंथ कितना ज़्यादा है? 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और ज़्यादा करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई की प्लस। मोर के लिए क्या करते हैं? प्लस की मल्टीप्लाई? प्लस करते हैं ना। मोर जब भी आता है ज़्यादा, मतलब उसमें उतना ऐड कर देंगे। तो ब्रेथ हमको नहीं पता, लेकिन फिगर क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि उस रेक्टेंगल का जो भी ब्रेथ है, उस ब्रेथ से लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। ठीक है। इट्स पेरीमीटर इज 5 टाइम इट्स ब्रेथ। और इस पूरे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द साइड्स, जिसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था रेक्टेंगल के लिए? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये जो पेरीमीटर है यानी ऑल साइड का सम, ये उस ब्रेथ से कितने गुना ज़्यादा है? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स यूज़ कर रहा है, याद रखिएगा, 5 गुना। और गुना के लिए आप लोग क्या करते हो? प्लस की मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ में, पेरीमीटर बनाने के लिए। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो पूरा खेल किसके चारों तरफ चल रहा है? ब्रेथ के चारों तरफ। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, समझे ना? तो अपन ये मान लेते हैं, हमको ब्रेथ तो नहीं पता कितना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ कितना होगा? जितना ब्रेथ है उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। इसका पेरीमीटर तो हमको नहीं पता कितना होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? पेरीमीटर कितना होगा? जितना ब्रेथ है उससे 5 गुना क्या है? इसका पेरीमीटर है, समझे ना? तो ऐसा करते हैं अपन, ब्रेथ को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ब्रेथ को कुछ मान लें। सो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना? x सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है? x सेंटीमीटर। इस ब्रेथ को मैं क्या मान रहा हूँ? x सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ के लिए क्वेश्चन क्या बोलता है बताइए? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी कितना? 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, किससे? ब्रेथ से। ब्रेथ कितना है? तो लेंथ कितना हो जाएगा? x। 5x की 5 प्लस x, x प्लस 5, ये 5 प्लस x एक ही चीज़ है ना। तो जो भी ब्रेथ है, ब्रेथ से कितना ज़्यादा? 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। ये क्या बना? लेंथ। लेंथ की जगह पर यहाँ लिख देते हैं x प्लस 5 सेंटीमीटर। हो गया। अगली चीज पेरीमीटर। और पेरीमीटर के लिए क्वेश्चन क्या बोलता है? कितना है पेरीमीटर? 5 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ का कितना गुना? 5 गुना। जब टाइम्स आता है तो आप प्लस करते हो कि मल्टीप्लाई? हाँ, तो ब्रेथ कितना है? x, और इसका 5 गुना करने के लिए क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई। इतना सेंटीमीटर। कौन? पेरीमीटर, है ना? 5 सेंटीमीटर। समझ आया? और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसी चीज को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना हो गया पेरीमीटर? 5x। ठीक है। और फॉर्मूला ये, इस फॉर्मूले में लेंथ आता है, ब्रेथ आता है। जरा देखिए, लेंथ है आपके पास, ब्रेथ है आपके पास, रख देते हैं तो x में सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है। दिस इज 2, लेंथ कितना रखना है? और ब्रेथ x इज इक्वल टू 5x। दिस इज 2x प्लस x प्लस 5। ब्रैकेट खोलने के लिए मल्टीप्लाई कर लें 2 से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10। दिस इज 5x।
अब देखिए ये x है तो किसके पास रहना चाहिए इसको, x के पास, तो इस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x, 5x में -4x चला गया, और इधर कौन बचा, सिर्फ 10 बचा, 10 बचा ना, 4x तो उधर ले गए, इधर 10 बचा, 5x - 4x 1x, 5 - 4 1, साथ में x इज इक्वल टू 10, तो x कितना आया 10 आया। x कौन था भाई, x कौन था, तो इस फिगर का ब्रेथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है, यहां लिखेंगे ब्रेथ कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो जरा बताइए लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था, x + 5, x की वैल्यू, हाँ x + 5 करेंगे, ये तो x आया था ना ब्रेथ, x + 5 यानी 10 + 5 कितना 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर का और ब्रेथ कितने का 10 सेंटीमीटर का। समझ आया ये क्वेश्चन, आया पक्का, बिना देखे बना लेंगे आप लोग। क्वेश्चन लेते हैं अपन, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 डिग्री मोर देन इट्स सेकंड एंगल। ये बताइए एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, एक ट्राइंगल बना ले, ऐसे बना लूँ मैं, किसी भी शेप साइज का ट्राइंगल हो सकता है, दिस इज ए ट्राइंगल ABC। बताइए कितने एंगल दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से, एक एंगल A, एक एंगल B और एक एंगल C। इधर ध्यान दो, इधर सुनो, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं 3 एंगल। क्या आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों को जब हम सम करते हैं तो किसके बराबर होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। याद रहेगा, ये सबसे बेसिक थंब रूल है ट्राइंगल का कि तीनों एंगलों का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या बता रहा है ये सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 15 डिग्री मोर देन इट्स सेकंड एंगल, यानी दूसरा एंगल जो है ना, इसमें किसी को भी दूसरा एंगल मान सकते हैं हम, है ना, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। मैं ये बोल दे रहा हूँ सपोज दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2 एंड दिस इज एंगल नंबर 3। ठीक है, तो ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, 3 एंगल हो गए, हो गए। क्वेश्चन ये बोलता है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 डिग्री मोर देन इट्स सेकंड एंगल। क्या मतलब, सेकंड एंगल जितना है फर्स्ट एंगल इससे कितना ज़्यादा है, 15 डिग्री ज़्यादा है। तो अगर मैं सेकंड एंगल को कुछ मान लूँ तो ये पता चल जाएगा। मैंने बोल दिया सेकंड एंगल कितना है x, तो फर्स्ट एंगल कितने का हुआ, कितना ज़्यादा है 15 डिग्री मोर। मोर के लिए क्या करना है, प्लस करना है, समझे कि नहीं। तो मैं मान लूँ सेकंड एंगल कितना मान लूँ, बोलिए बोलिए, सेकंड एंगल मान लेता हूँ क्योंकि पहला एंगल सेकंड एंगल के रेस्पेक्ट में बता रहा है ना। तो चलिए अपन मान लेते हैं लेट सेकंड एंगल B कितना x डिग्री, सेकंड एंगल को क्या मान लें x डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ 1 2 को, 1 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड एंगल को मैं क्या मान रहा हूँ x डिग्री, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, बोलिए फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल से कितना ज़्यादा है, 15 डिग्री मोर है। तो अगर ये x का है तो ये कितने का, x + 15 डिग्री का। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल कितना पता चल गया, x + 15 डिग्री ये। ठीक है, अब आगे पढ़ें। द थर्ड एंगल इज 25 डिग्री मोर देन डबल द सेकंड एंगल। क्या समझे, ये जो तीसरा एंगल रह गया ना, ये कितना है, सो इट इज 25 डिग्री मोर देन डबल द सेकंड एंगल। सेकंड एंगल को अगर हम डबल करें और उसमें 25 ज़्यादा कर दें तो कौन सा एंगल बनता है, ये कितना ज़्यादा है बोलिए, 25 डिग्री मोर, लेकिन किससे, क्या सेकंड एंगल से या उसके डबल से, डबल द सेकंड एंगल बोल रहा है ना, 25 मोर देन डबल द सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल को क्या माने थे, तो इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, और इससे भी कितना ज़्यादा, हाँ 25 मोर करने के लिए ऐड करेंगे, ये क्या चीज़ बन गया, कौन सा एंगल,
थर्ड एंगल विल बी। समझ आया कहानी? तीनों एंगल पता चल गया। ये एंगल कितने का दिख रहा है? दिस इज 2x प्लस 25 डिग्री। ठीक है, तो हमको बताना है फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल बताइए कौन कौन से होंगे। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये हमने सिर्फ अभी क्या किया, तीनों एंगल पता लगाया इतना। अब अगर किसी ट्राइंगल का 3 एंगल मुझे पता है तो मैं क्या लगा दूं? एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगलों का सम कितना होता है। मैं क्यों सम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं? इसलिए क्योंकि इधर मैं 3 एंगल जोड़ूंगा, इधर 180 लिखूंगा और बीच में क्या लगाऊंगा, तभी तो इक्वेशन बनेगा। क्योंकि हम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वेशन। और इक्वेशन के लिए कंपलसरी शर्त क्या है, क्या आना चाहिए, इक्वल साइन। इसलिए हम इक्वल साइन असाइन करना चाहते हैं यहाँ, समझे? आप देखिए, हमको पता है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट sum of all 3 angles in a triangle is equal to 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये रहे 3 एंगल, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला एंगल कौन, x डिग्री। दूसरा एंगल कौन, x प्लस 15 डिग्री। तीसरा एंगल कौन, 2x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, x प्लस 2x, कितने x हो गए, 4x हो गए। ठीक है, x में आप चाहें तो मत लगाइए डिग्री विग्री, ठीक है, या किसी मत लगाइए, तो ऑलरेडी मेंशन है कि हम डिग्री में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, 4x। और यहाँ क्या बचा, 15 प्लस 25, कितना होगा, 15 प्लस 25, बोलिए, अरे 40 ना, हाँ, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस नंबर को उधर ले चलते हैं। सो दिस इज 4x इज इक्वल टू 180। 40 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 में 40 चला गया, 140 4x। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ 4x इज इक्वल टू ना, उसी तरफ लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, कितना आया, दिस इज 4x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, सही किए हो क्या? 25 10 35 और 5 40, सही जा रहे हैं। दिस इज x प्लस 15, 2x प्लस 25, 2 1 3 और 1 4, 25 और 15 40। ठीक है, सही बनाए ना। 180 में से 40 गया, 140, और 4x इज इक्वल टू 140। सो x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 4। कैंसिल करते हैं, दिस इज 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 5 जा 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 डिग्री। x हमने किसको माना था, सेकंड एंगल को x माना था। तो ये कौन सा एंगल निकल आया, देयरफॉर पहला आंसर लिख रहे हैं, कौन सा एंगल, सेकंड एंगल कितना, 35 डिग्री। दूसरा हम बता रहे हैं फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, x में कितना जोड़ना है, 15, x कितना आया है, तो 35 में 15 जोड़ देते हैं, कितना है, 50। तो फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। इसी तरह से तीसरा थर्ड एंगल, और थर्ड एंगल निकालने का तरीका क्या है, डबल करेंगे और 25 जोड़ेंगे। x कितना है, 35, तो 2 इंटू 35, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 और प्लस कितना जोड़ना है, 25। 2 इंटू 35 होता है 70 और प्लस 25, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 95। तो थर्ड एंगल कितने का आ गया। और आपको चेक करना है तो आप पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, सारे एंगलों का सम कितना होता है। तो आप सब एंगल जोड़ के देख लो, 180 अगर आ रहा है तो आपने सही निकाला है, और नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, समझे।
ठीक, नोट करिए जल्दी से। 4 देखिए, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या लेने हैं हमको? 3। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स में। क्या? लगातार आने वाले कैसे नंबर? ऑड नंबर। एक बार एग्जांपल में कैसा क्वेश्चन था? इवन वाला ना, कौन सा था एग्जांपल नंबर? एक तो कंटिन्यूअस, ये एग्जांपल नंबर 11 था, 13 का मल्टीपल लेना है कंटिन्यूअस। और एग्जांपल नंबर 9 में था कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, लगातार 4 लेने थे उसमें। एग्जांपल नंबर 9 कंक्लूड हो गया है पहले। सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है, क्या लेना है? ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कितने? 1 2 3 4, कितने? 3। लगातार कितने नंबर चाहिए हमको? 3 consecutive odd integer number, odd numbers. When 3 times of their sum, हाँ, find 3 consecutive odd numbers when 3 times of their sum is 5 more than 8 times the middle number. समझे? अब ये तो थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, 3 consecutive odd number मान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हो गया? क्या कैसे बनाएंगे ऑड नंबर, पहले ये बताइए। ऑड नंबर कैसे बनाएंगे? इवन कैसे बनाए थे पहले ये बताइए। हम कोई भी नंबर इवन नंबर कैसे बनाते हैं? क्यू से, 2 से। हाँ, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या बन जाएगा? जैसे मैं एक ऑड नंबर आपको बता रहा हूँ, 3 इवन है कि ऑड? ऑड किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता, उसी को बोलते हैं ना। जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हो। 3 कैसा नंबर है? इवन की ऑड? ऑड ना। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 कैसा नंबर बन गया? तो पहले तो वो ऑड था ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले 3 क्या था? ऑड। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बन गया? 6। और 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो याद रखिए, नंबर किसी भी टाइप का हो, इवन हो, ऑड हो, कैसा भी हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है वो? अरे 2 से मल्टीप्लाई हो करके कोई भी नंबर क्या बन जाता है? इवन नंबर बन जाता है। और उस इवन में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? 6 + 1। ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने नंबर रख रहा हूं ना, हर बार मैं 1 ऐड करूंगा। मैंने अभी क्या बताया? 2 मल्टीप्लाई करने से नंबर किस में चेंज हो जाता है? इवन में। इवन बन जाता है। पक्का मान के चलिए, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। जैसे 4 इवन है कि ऑड है? 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 बना। 8 कैसा नंबर होता है? इवन की ऑड? 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इवन ही बना। एक नंबर मैं ले रहा हूं 7, ऑड है कि इवन? ऑड है ना 7। 2 से मल्टीप्लाई करो 7 को, 14 कैसा नंबर है? इवन। तो आप चाहे इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन ही बनेगा। आप चाहे ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन ही बनेगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा क्या बनता है? इवन नंबर बनता है। याद रहेगा आपको? याद रहेगा? अच्छा, जब 2 से मल्टीप्लाई होता है और इवन बनता है, हर हाल में इवन बनेगा। उस इवन में अगर 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। जैसे 7 ऑड था ऑड। 7 में 2 का मल्टीप्लाई किए, क्या बना? 14 इवन था। उस इवन में 1 ऐड कर दीजिए, क्या बन गया? 15 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। 4 कैसा नंबर बताया आपने? इवन। 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 बना। 8 भी कैसा नंबर है? इवन। इसमें 1 ऐड करो, ऑड बन गया 9। समझे? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? इवन। और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑड। अब जरा बताइए, एक ऑड नंबर है 3, दूसरा ऑड नंबर कौन होगा लगातार उसके बाद आने वाला? 3 के बाद जस्ट कौन सा ऑड नंबर आता है? 5। उसके बाद जस्ट कौन सा आता है? कितने डिजिट का डिफरेंस है ऑड नंबर में? 3 के बाद 5 ना, तो 3 से 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 से 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 से 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? यानी हर ऑड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है ना। समझे ना? आप जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, लेट फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर बी। इधर सुनो,
अगर मैं ऑड नंबर को x मान लेता हूँ, मुझे तो नहीं पता ना, 3 ऑड नंबर लेने हैं लगातार आने वाले, अगर मैं x मान लेता हूँ तो x तो 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है ना, 2 भी तो हो सकता है, इसलिए हम x को ऑड नंबर नहीं मानेंगे। ऑड बनाने का क्या तरीका बताया मैंने अभी, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया वो इवन बन गया, उसमें 1 ऐड कर दो, क्या बन गया। तो अगर मैं एक नंबर मान लूँ x, तो क्या ये ऑड माना जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं x को तो क्या बन जाएगा ये इवन। 2x क्या है, इवन की ऑड, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और किसी को भी 2 से करते हैं क्या बनता है, तो 2x क्या चीज है, इवन। उस 2x में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड। नहीं समझे, एक नंबर हमने सोचा देखिए x, लेकिन इसको ना तो हम इवन बोल सकते हैं ना ऑड, क्योंकि अगर इवन बोलोगे तो x की वैल्यू 3 भी तो हो सकती है, अगर इसको ऑड बोलोगे तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है ना। मैंने इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कैसा नंबर बन गया, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी नंबर क्या बन जाता है, इवन, तो ये इवन बन गया ना। और इस इवन में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया, ऑड बन गया। तो पहला ऑड नंबर का फॉर्मेट समझ आया, 2x+1। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बोलो जोर से, आ रहा है। 2x+1 क्यों ले रहे हैं, 2x क्यों नहीं ले रहे या x क्यों नहीं ले रहे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मीनिंग। तो पहला ऑड नंबर अगर ये है, और एक ऑड से दूसरे ऑड में जाने के लिए कितना ऐड करते हैं आप, जैसे ये 3 है, 3 के बाद दूसरा ऑड कौन सा आता है, 5 ना, तो 3 से 5 कितना ऐड करने से मिलता है, 5 से 7 कितना ऐड करने से मिलता है। तो इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, अगला ऑड नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इसके जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर क्या ऐड करने से मिला, 2 ऐड करने से मिला, है ना। 2 ऐड करेंगे तो 2+1 ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये क्या बन गया, सेकंड ऑड नंबर, समझे। इसके बाद जस्ट बाद आने वाला ऑड नंबर लाने के लिए क्या करना है, 2 और जोड़ देना, इसमें 2 जोड़ते जाएंगे, अगला ऑड मिलता जाएगा। इसमें 2 और जोड़िए, 2x+3 है, 2 और जोड़ दिए, कितना बन गया 2x+5। ये कौन सा ऑड मिला, समझ आया या नहीं आया, बोलो। ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई, पक्का कि कच्चा, आ गया। अब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले 3 ऑड नंबर हमने पता कर लिए, ठीक है। अब इसमें पहला ऑड नंबर ये है, दूसरा ऑड नंबर ये है और तीसरा ऑड नंबर ये है। 3 नंबर दिख गए आपको, ये पहला, ये मिडिल वाला, ये लास्ट वाला, 3 ऑड नंबर। अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या कहता है, ठीक है। देखिए, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर 3 तो आपको पता करने, फाइंड बोल रहा है ना, पता करिए। व्हेन 3 टाइम्स ऑफ देयर सम, किसका सम, ये जो 3 ऑड नंबर आपने निकाला है ना, इसका सम करिए और इसको 3 गुना करिए। 3 टाइम्स करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 ऐड करेंगे, टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स देयर सम, इनको जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 3 गुना बनाएंगे। 3 टाइम ऐड करेंगे और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स देयर सम, ठीक है। हाँ, when 3 times of their sum is किसके बराबर है, 5 more than 8 times the middle number, मिडिल नंबर से, मिडिल नंबर के 8 गुना से 5 ज्यादा। फिर समझ नहीं आएगा, मिडिल नंबर कौन है पहले पहचानिए इन तीनों में, ये मिडिल नंबर, इसको क्या करना है 8 टाइम्स द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर का कितना टाइम, यानी मिडिल नंबर को 8 टाइम बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है, मल्टी। तो 8 से मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी कितना ज्यादा 5 मोर, 5 मोर करने के लिए क्या करेंगे आप, 5 और प्लस कर देंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनका जो सम आपको लेना है, किसका, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो बने, इनके सम का 3 टाइम्स, सम करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम हो गया सम का, ये किसके बराबर है, तो आंसर है जो मिडिल नंबर है ना, उसके 8 गुना से 5 ज्यादा। 8 टाइम करेंगे मिडिल नंबर को और कितना और बढ़ा देंगे 5, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। समझे क्वेश्चन, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। आप देखिए ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहले हम क्या ले रहे हैं, इनका सम, सम करने यानी सबको जोड़ देंगे। दिस इज 2x+1 एक,
प्लस 2x प्लस 3 दूसरा नंबर, प्लस 2x प्लस 5 तीसरा नंबर। ये हुआ सम ऑफ ऑल द कॉन्जिक्यूटिव नंबर कर लिए। उसके बाद इसको कितने गुना करना है, इसके सम को 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, कर लिए 3 टाइम। ये किसके बराबर होगा, मिडिल 8 टाइम्स द मिडिल नंबर एंड 5 मोर देन 8 टाइम्स द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कौन है, 2x प्लस 3। इसको कितने गुना करना है, 8 गुना, और फिर इसमें क्या करना है, 5 बढ़ा देना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, यानी सम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इट इज इक्वल टू 5 मोर देन 8 टाइम्स द मिडिल नंबर। आया लैंग्वेज समझ कि नहीं आया? अब खाली इसको क्या करना है, इसको शॉर्ट आउट करना है। देखिए 2x प्लस 2x प्लस 2x कितना हो गया, 6x। 1 प्लस 3 प्लस 5 9, बाहर 3 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 8 2 जा 16x प्लस 8 3 जा 24, और ये वाला 5, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये मल्टीप्लाई होके, है ना। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18x, 9 3 जा 27 इक्वल टू 16x प्लस 24 प्लस 5 29। 16x को मैं इधर बुला लेता हूँ x के पास, तो ये है 18x, 16x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और 27 को उधर ले चलते हैं, 27 माइनस में हो जाएगा। इधर कितना है 29, 27 इधर आ गया, निगेटिव हो गया। ये आया समझ में यहाँ तक। 18x माइनस 16x कितना, 2x इज इक्वल टू 29 माइनस 27 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके 2 के नीचे डिवाइड में आ गया, तो ये कट के कितना बचा 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, और x कौन था जरा पहचानिए, कोई नहीं था, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा पहला ऑड नंबर क्या था, x की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे तो तीनों नंबर मिल जाएंगे कि नहीं, मिल जाएंगे। देयरफॉर पहला ऑड नंबर क्या है, 2x प्लस 1, दिस इज 2x प्लस 1। x की जगह कितना रखना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना होता है 3। तो पहला ऑड नंबर क्या मिला, 3 मिला। दूसरा सेकंड ऑड नंबर कौन सा था, 2x प्लस 3, दिस इज 2x प्लस 3। x की जगह क्या रखना है आपको 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस 3, 2 1 जा 2 और प्लस 3 कितना 5। तो दूसरा ऑड नंबर क्या मिला आपको 5 मिला। तीसरा ऑड नंबर देखिए, थर्ड ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या था, 2x प्लस 5, दिस इज 2x प्लस 5। x की जगह क्या रखेंगे 1, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5 7। तो तीसरा नंबर मिल गया 7। समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारे 3 आंसर हो गए, तीनों लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्लियर है, नोट कर लें। क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, फिर से कौन सा फिगर है, ट्राइंगल। कौन सा फिगर है, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं 3 साइड। उसमें से क्वेश्चन बोल रहा है वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड। 3 साइड होते हैं ट्राइंगल में, तीनों साइड का सम क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो जितना पेरीमीटर बनता है उसका 1/4 पार्ट कौन है, एक साइड का लेंथ। समझे? अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर, दूसरा साइड आपको बता दे रहा है कितना है 7, एंड द थर्ड साइड इज 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हम मान लेते हैं किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर कुछ होगा। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, ये दिस इज ABC। ये ट्राइंगल है, कितने साइड हैं, 1 2 और ये 3 साइड है।
तीनों साइड को जब हम जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ पेरीमीटर आएगा। मान लेते हैं वो पेरीमीटर कितना आता होगा x। लेट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बी कितना x सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ? ये क्यों लिखे सबसे पहले, तो याद रखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वाली लाइन कहाँ पर है। समझ में आया? जब आपको क्वेश्चन वाली लाइन मिल जाए, वही तो पूछ रहा होगा क्वेश्चन, वही तो आपको नहीं पता होगा, उसी को आप मान लीजिए कुछ ना कुछ। पेरीमीटर पूछ रहा है ना, तो हम मान लेते हैं पेरीमीटर कितना है x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें 3 साइड हैं। एक साइड क्या बोलता है, जितना पेरीमीटर है उसका 1/4 पार्ट कौन है, एक साइड। तो मान लेते हैं टोटल पेरीमीटर, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है x। तो हम मान लेते हैं ये एक साइड कितना है, इस x का कितना हिस्सा 1/4। तो अगर टोटल x है तो इसका 1/4 कितना होगा, x/4 होगा ना 1/4। देयरफॉर वन साइड ऑफ ट्राइंगल कितना 1/4, यानी टोटल का अपॉन 4 कर दीजिए, x/4 हो गया एक साइड। तो ये साइड कितने की हो गई, एक x/4 सेंटीमीटर। दूसरा साइड क्वेश्चन ही बता दे रहा है कितना 7 सेंटीमीटर। सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल कितना है 7 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड क्या बोल रहा है, कितना, जितना पेरीमीटर है उसका 2/5 पार्ट। तो पेरीमीटर अगर x है तो इसका 2/5 कितना होगा 2/5x, यानी 2/5 ऑफ x इतना सेंटीमीटर। तो ये हो गया तीसरा साइड 2x/5 सेंटीमीटर हो गया, समझे कि नहीं? और सम ऑफ ऑल द साइड कितना माना है हमने पेरीमीटर का मतलब क्या होता है x होता है सम ऑफ, यानी मैं ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड करूं तो टोटल कितना आएगा, पेरीमीटर ही आएगा ना। और पेरीमीटर कितना माना है मैंने x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सारे साइड ऐड कर दीजिए, x/4 प्लस 7 प्लस 2x/5, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा पेरीमीटर। दिस इज सम ऑफ ऑल द साइड, और सम ऑफ ऑल द साइड क्या चीज होता है पेरीमीटर, जो कि मैं यहाँ x मान चुका हूँ पेरीमीटर को। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। एलसीएम कितना आएगा 4 और 5 का 20। 4 से 20 डिवाइड करिए 5 मल्टीप्लाइड बाय x। 1 से 20 डिवाइड करिए 20, और 20 मल्टीप्लाइड बाय 7 140। ठीक है, प्लस 5 से 20 डिवाइड करिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8x इज इक्वल टू x। इस 20 को उधर भेज दें क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए। अब ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 8x 13x प्लस 140, और ये 20 चला गया इससे मल्टीप्लाई होने 20x। ठीक है, समझे यहाँ तक? ये समझ आया? 20 नीचे था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 से इसको मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आया? ये और ये जुड़ गया 13x 140, और 20 से मल्टीप्लाई हो गया इतना। ठीक है, इस x को मैं x के पास ले चलता हूँ तो 13 इधर प्लस में, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 20x माइनस 13x, और इस पार कितना बचा है 140। समझ में आया? ये इसको हम ले जा रहे हैं इधर, नेगेटिव हो गया तो 20x माइनस 13, इसको एक तरफ लिख लिए, इधर लिखो उधर लिखो, बात तो वही है, साइन बस नहीं चेंज करेंगे। इधर कितना बचा प्लस 140 प्लस 140। ठीक है, तो 20 में से 13 चला गया, 7x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना 20 आएगा। 20 कट जाएगा ना, 147 से 20 टाइम्स x की वैल्यू 20 आ गई। और x क्या माने थे हम, और यही तो पूछा था क्वेश्चन। तो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। हो गया, समझे? बनाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। क्या मतलब है? एक नंबर है कितने डिजिट का? 2। जाहिर सी बात है 2 डिजिट का है तो एक यूनिट प्लेस पर होगा और एक टेंस प्लेस पर होगा। अगर मैं दोनों डिजिट को जोड़ूं, सम निकालूं तो कितना आता है? 8। समझ रहे हैं कि नहीं? टेंस प्लेस के नंबर को लूं और वंस प्लेस के नंबर को लूं, दोनों का सम निकालूं, जोड़ दूं तो कितना आता है? उसका सम 8 आता है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 18। इसी 2 डिजिट के नंबर को अगर मैं इंटरचेंज करके दूसरा नंबर बनाऊं, नंबर कैसे बनाते हैं समझ आ रहा है? इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने बनाया है ना, ऐसा ही। कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 12, यही था ना। एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में इसका बना चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। अगर मैं जो नंबर मेरे पास अभी मौजूद है उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करना मतलब जो वंस प्लेस का नंबर है उसको टेंस प्लेस बना दूं और जो टेंस प्लेस का नंबर था उसको 1 प्लेस का मान लूं, यानी इंटरचेंज कर दिया। अब जो नंबर बना, ये नंबर के लिए क्वेश्चन बोल रहा है इट इज एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 18, यानी ये जो इंटरचेंज करने से नंबर बना ये पुराने वाले नंबर से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा, है ना। तो नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना है? एक वंस प्लेस का नंबर मानना है और एक टेंस प्लेस का नंबर मानना है। अब दिक्कत ये है कि ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना। 2 वेरिएबल में भी ये क्वेश्चन बनता है लेकिन बहुत आसानी से बनता है। 1 वेरिएबल में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वंस प्लेस का कोई नंबर मान लेते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे क्या मान लें? लेट वंस डिजिट बी, क्या मान लें? x। वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है मान लेते हैं? x। तो टेंस प्लेस पर कौन सा नंबर होगा? थोड़ा सा सोच के ना थोड़ा सा सोच के बताइएगा ना। कंडीशन पढ़िए, बुक में दिया है टेंस डिजिट विल बी। क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से सुनो ना। ये वंस प्लेस का नंबर है x, कुछ होगा, ये टेंस प्लेस का नंबर है, ठीक है। जैसे समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, ये एक नंबर है 53, है नंबर 53, बोलो है कि नहीं? है। इसमें से ये कौन से प्लेस का नंबर है? ये कौन से प्लेस का नंबर है? कितने डिजिट का नंबर है ये? 2 डिजिट में से वंस प्लेस का नंबर, ये टेंस प्लेस का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर। अब क्वेश्चन ये बोलता है ऐसे ही एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर मैं इनके दोनों डिजिट का सम निकालूं तो सम कितना आता है? 8 आता है। अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं, यानी दोनों डिजिट टेंस प्लेस का डिजिट और वंस प्लेस का डिजिट अगर मैं ऐड करूं तो कितना आता है आंसर? 8, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन मुझे मेरे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना तो मुझे वंस प्लेस का नंबर पता है और ना टेंस प्लेस का नंबर पता है, लेकिन ये पता है कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 आता है, समझे ना। तो मैंने क्या किया, वंस प्लेस का नंबर मान लिया x, टेंस प्लेस का कोई नंबर होगा, जब मैं इन दोनों नंबर को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? यही बोल रहा है क्वेश्चन ना, कि नहीं? ये चीज समझ आया आपको? एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें दोनों डिजिट को आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? सम कितना बता रहा है क्वेश्चन? 8 बता रहा है। इन दोनों में से एक को मैं x मान ले रहा हूं, तो दोनों नंबर जुड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8। तो एक को तो मैं x मान रहा हूं, तो दूसरा यानी टेंस प्लेस का नंबर कौन सा होगा, ये निकालना है। तो बाकी सबको कहां भेज दें? अरे भैया इसकी वैल्यू चाहिए तो इक्वल के इस पार, यही बस बचा होना चाहिए ना, बाकी सब कहां जाएंगे? उस पार। तो इसको उस पार ले जाते हैं। तो जरा बताइए ये वाला टेंस प्लेस का जो नंबर है ये क्या आया? x उधर चला गया तो -x, तो टेंस प्लेस का नंबर यही बन गया ना पूरा। समझे कि नहीं समझे? समझे या नहीं आया समझ में? बोलो बोलो, कहाँ खोई हो? इधर ध्यान दो। फिर से 2 नंबर, एक नंबर है 2 डिजिट से बना हुआ, जैसे ये एक नंबर है 2 डिजिट से बना हुआ, ये वंस प्लेस का नंबर है, ये टेंस प्लेस का नंबर है। इसमें कमाल की बात यह है कि दोनों प्लेस का नंबर आप जान रहे हैं, दिख रहा है, एक 3 है और एक 5 है। अगर मैं दोनों डिजिट को ऐड कर दूं, वंस प्लेस के नंबर को भी और टेंस प्लेस के नंबर को भी ऐड करूं तो कितना आएगा? क्वेश्चन यही बोल रहा है कि
2 डिजिट के नंबर में से दोनों डिजिट को जब आप ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 8 आएगा। मुझे तो नहीं पता, मेरे केस में तो मुझे ना 1s प्लेस पता है ना 10s प्लेस पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लेस को क्या मान ले रहा हूँ, यानी 1 प्लेस का नंबर x है, तो 10s प्लेस का भी कोई नंबर होना चाहिए ना, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो हमने ये बोल दिया कि ये 10s प्लेस का नंबर है, ये एक मैंने मान लिया x। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो दोनों का सम कितना आएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 आएगा। तो एक को तो मैं x मान चुका हूँ, तो दूसरा कितना होगा, 10s प्लेस वाला। तो ये हमारा तरीका क्या है निकालने का, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो बाकी सब क्वांटिटी किधर जाएगी, इक्वल की उस पार जाएगी ना, तो मैं x को उस पार भेज देता हूँ। ये x इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बन गया 8 माइनस एक्स, और इक्वल की इस पार कौन बचा, ये 10s प्लेस जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो 10s प्लेस का नंबर क्या बन गया, समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब जरा देखिए 10s प्लेस का नंबर 8 माइनस एक्स, 1 प्लेस का नंबर x, और हम दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आता है, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर में सिर्फ क्या आएगा, तो 10s प्लेस और 1 प्लेस के नंबर को जोड़ने से कितना आया, आया। तो ये हो गया 1 प्लेस और 10 प्लेस क्या लिख लूँ मैं, आ रहा है समझ। तो 10s प्लेस का नंबर क्या हो गया, 10s प्लेस का डिजिट 8 माइनस एक्स, ये समझ में आया। तो 1 प्लेस ये और 10s प्लेस का नंबर ये। अब नंबर कैसे बनेगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं ना, ओरिजिनल, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते हैं नंबर, याद है 1s प्लेस में किसका मल्टीप्लाई, 1 का, और 10s प्लेस में 10 का, और दोनों को ऐड कर देंगे नंबर बन जाएगा। तो ये मैंने लिखा 1 प्लेस के नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये मैंने लिखा 10s प्लेस के नंबर को इसको किससे मल्टीप्लाई किया, तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, नंबर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 80, 10 मल्टीप्लाइड बाय x 10x, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 10x प्लस x, माइनस प्लस, तो 10 में से 1 गया 9x, और इस 9 में साइन किसका लगेगा, जो बड़े वाले का था, माइनस, और ये रहा 80। ये क्या चीज बन गया, नंबर ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनता है ना, यूनिट प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई, 10s प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई, ये तैयार हो गया नंबर। ठीक है, आ रहा है भाइयों समझ में यहाँ तक कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है फिर से सुनिए, उधर मिटा दूं अब मैं, रफ काम मिटा दूं ना, समझ आ गया तो। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 18 एक्सीड बाय द ओरिजिनल नंबर, यही बोल रहा है ना। अगर मैं इस डिजिट को इंटरचेंज कर दूं और एक नया नंबर बना लूं रिवर्स करके, डिजिट को इंटरचेंज करना मतलब अभी इसको 1 प्लेस माना है, क्या मान लेंगे, इसको 10s माना है तो इसको क्या मान लेंगे, और ऐसे नंबर बना लेंगे। तो वो जो नंबर बनेगा ना वो इस ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा होगा, 18 ज़्यादा होगा, समझे ना। तो देखिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो जरा देखिए 1s प्लेस का डिजिट किसको मानना पड़ेगा, अभी इसको 10s प्लेस माने हैं ना, अब इसको क्या मान लें, तो ये हो गया 1 प्लेस का नंबर, 10s प्लेस का डिजिट, ये 1 प्लेस था, अब क्या बन जाएगा 10s प्लेस, देयरफॉर रिवर्स नंबर विल बी। नंबर कैसे बनाएंगे, अपन क्या करते हैं 1s प्लेस के डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई प्लस 10s प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 10x प्लस 8 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस एक्स ही आएगा। समझे ना कि नहीं समझे, समझ गए। 10x माइनस 1x कितना हो गया 9x प्लस 8, ये क्या बना, ये बना नया नंबर, न्यू रिवर्स नंबर। इसको रिवर्स, इस नंबर को रिवर्स किया तो ये नंबर बना। समझ आया, यहाँ तक बन गया, ये समझ आया या नहीं आया बोलिए,
आया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो नंबर बना है ये वाला नया नंबर, ये ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। मैं दोनों नंबर लिख रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। इधर लिख रहा हूँ ओरिजिनल नंबर, यही ना ओरिजिनल नंबर, ठीक है। दिस इज 80 माइनस 9x, और इधर लिख रहा हूँ मैं नया वाला नंबर 9x प्लस 8, और ऊपर में लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। दोनों नंबर दिख रहे हैं आपको, ये ओरिजिनल नंबर और ये रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना। क्वेश्चन क्या बोलता है? रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। अगर मैं ओरिजिनल नंबर में भी 18 ऐड कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है ना, इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा साइन चाहिए मुझे? और इक्वल का साइन तभी आएगा जब दोनों क्या होंगे? बराबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नया नंबर पुराने नंबर से कितना ज़्यादा? 18 ज़्यादा है। तो मैं पुराने नंबर को भी 18 बढ़ा दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो हमने ना पुराने नंबर में क्या किया? 18 बढ़ा दिया, तो दोनों क्या हो गए? नहीं समझ में आया? ये बोलो, आया? आया? हाँ, ठीक है, चलिए। सो दिस इज 80 माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 9x प्लस 8। x एक तरफ कर लेते हैं। मैं इस 9x को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया 9x प्लस 9x। इस 8 को बुला लेता हूँ इस बार, 8 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा। 80 प्लस 18 माइनस 8 हो गया सेट। इन नंबरों को जरा सॉल्व करिए। 18 में से 8 चला गया, 10 बचा, और 10 प्लस 80 कितना? 90, और 9 9 18x। तो x इज इक्वल टू कितना? 90 डिवाइडेड बाय 18। ये 18 इसके नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? अब ये दोनों 9 से कैंसिल हो रहे हैं। 9 10 जा 90, और 9 2 जा 18 होता है। 2 1 जा और 2 5 जा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 5 मिल गई। x कौन था? वंस प्लेस का नंबर था। तो वंस प्लेस का नंबर कितना पता चल गया? 5, ठीक है। यहीं पर मैं लिख रहा हूँ ना, ध्यान से। अच्छा, आंसर आप कैसे लिखेंगे? यहीं लिख लेते हैं। वंस डिजिट कितना? 5, और टेंस डिजिट कैसे निकालेंगे? 8 माइनस एक्स, यानी 8 माइनस 5। दिस इज 8 माइनस एक्स। 8 माइनस 5 कितना आया? 53। तो वंस प्लेस का नंबर है 5, टेंस प्लेस का नंबर कितना है? 3। तो नंबर क्या बनेगा बताइए? कैसे बनाते हैं नंबर? देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, कैसे बनाते हैं? वंस प्लेस को लिखे 1 और टेंस प्लेस को लिखे टेंस की जगह। 1 में कितने का मल्टीप्लाई? 1 का, और टेंस प्लेस में कितने का मल्टीप्लाई? 10 का। तो ये कितना हो गया? 30, और ये 5 कितना बन गया नंबर? 35, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या है? नंबर कौन सा है? 35। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चेक करिए एक बार आप इसको अपने से। क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है द एजेस ऑफ विमला एंड सरिता आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। एक विमला है, एक सरिता है, दोनों के एज का रेशियो हमको बताया जा रहा है 7:5। एज वाला क्वेश्चन भी एक आ चुका है, या रेशियो वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्पल में। 4 ईयर लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 4:3। 4 साल के बाद उनके एज का रेशियो कितना हो जाता है? 4:3। फाइंड देयर एजेस, ठीक है। विमला और सरिता 7:5 इनका एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का। तो जब रेशियो आता है तो अपन एक फैक्टर निकाल लेते हैं ना, x मान लेते हैं। तो विमला का एज क्या मान लें? 7x। सरिता का एज क्या मान लें? 5x, ठीक है। नोट करिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विमला बी 7x, क्योंकि रेशियो 7:5 दिया हुआ है ना, दोनों के एज का रेशियो है 7:5। तो हमने विमला का प्रेजेंट एज मान लिया 7x। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ सरिता, सरिता का कितना हो जाएगा? 5x मान लेते हैं। अभी
प्रेजेंट एज कितना है इसका, इतना ईयर, और इसका इतना ईयर प्रेजेंट एज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने साल आगे चले अपन, 4 साल। 4 ईयर लेटर लिखा है कि बिफोर लिखा है, लेटर यानी आगे जाना है ना, 4 साल बाद, है ना। तो अगर ये आज 7x ईयर की है तो 4 साल के बाद कितने साल की होगी। 4 साल आगे जाते हैं तो उम्र क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, 4 साल बढ़ जाएगा, तो 4 जोड़ देंगे दोनों में, 4 साल बाद चलें। चलिए 4 ईयर लेटर, विमला एज 7x + 4 ईयर हो जाएगा इतना। ये ईयर है ना, ये स्टाइल है डॉक्टर लोगों का, पूरा ना लिखना पड़े। इसी तरह से सरितास एज, सरिता कितने की है आज, 5x की, 4 साल के बाद ये 4 साल इसमें इसकी उम्र में जुड़ जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोलता है कि 4 साल के बाद दोनों की एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, तो 4 साल के बाद दोनों का एज दिख रहा है आपको। इन एज का अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाता है, 4:3 के बराबर। यही है ना 4 साल के बाद का एज। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ देयर एजेस 7x + 4 और 5x + 4, ये एज का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4:3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एज हमने बराबर कर लिया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से इस पूरे को, 4 से इस पूरे को। ठीक है, चलिए दिस इज 3 × 7x + 4 = 4 × 5x + 4। 7 3 जा 21x, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16। इस 20x को मैं इधर बुला ले रहा हूँ, माइनस हो जाएगा, तो 21x - 20x, इधर है 16, ये 12 उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर कितना बचेगा, 4। 16 में से 12 गया, 4 बचेगा ना। x आया 4, तो क्या x एज था, आंसर है नहीं। एज कौन था विमला का, प्रेजेंट एज, 7 × x, तो हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ पहला विमला कितना था, 7x। 7 × x की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 4 निकाला ना, तो 7 4 जा कितना हो गया, 28 ईयर्स ओल्ड। विमला का प्रेजेंट एज आज कितना है, 28 ईयर। इसी तरह से सरिता का कितना हो जाएगा, इसका था 5x, तो 5 × 4, 5 4 जा 20 ईयर्स। ये हो गया दोनों के प्रेजेंट एज, 28 और 20 ईयर्स। ठीक है ना, समझ आया ये पक्का। क्वेश्चन नंबर 8, अलका थिंक्स ऑफ ए नंबर, अलका ने एक नंबर सोचा। अब हमको तो नहीं पता कि क्या सोचा, तो हम क्या मान लेंगे, क्या सोचा होगा, x। लेट द नंबर बी, डायरेक्ट पढ़ते चलते हैं, लिखते चलते हैं। लेट द नंबर बी कितना, x। ठीक है, शी ऐड 5 टू इट, जितना नंबर उसने सोचा उसमें कितना ऐड कर दिया, हाँ, तो नया नंबर कितना बना, आफ्टर एडिंग 5, x + 5, दिस इज द न्यू नंबर। ठीक है, हाँ, तो दिस शी एड्स डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर मतलब कितना सोचा था, x सोचा था, तो बाद में उसमें 5 जोड़ा तो नंबर ये हो गया। ओरिजिनल नंबर x + 5 है कि x है, x है। ओरिजिनल नंबर क्या सोचा था उसने, बाद में 5 जोड़ लिया ना, तो इन दोनों में ओरिजिनल नंबर कौन है, जो पहले सोचा था, x। अब इसमें क्या कह रही है, टू दिस शी एड्स डबल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। डबल ऑफ द यानी ये जो नंबर बना अभी, इसमें ओरिजिनल नंबर का डबल करके जोड़ दिया। ओरिजिनल नंबर कौन था, तो इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, तो इसमें और कितना जोड़ना है, कितना, x + 5 हो चुका है, और कितना जोड़ना है, 2x। ठीक है, ये हुआ,
हाँ, एंड देन सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट टू गेट 40, फाइंड द नंबर। और इसमें से कितना घटाना है, कितना माइनस करना है, 10 माइनस करना है ना। मैं अब डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, ये तो एक ही लाइन में बन जाना था। ये क्वेश्चन कितना बना, x + 5 डबल किया, डबल और ऐड किया 2x, और घटाना कितना इसमें से 10, तो कितना आ जाएगा ये 40। बस हो गया, बन गया, ये इक्वेशन में सेट हो गया, इक्वल साइन आ गया। x + 2x 3x -10 + 5 -5। अब तो बोलो फटाफट साइन के साथ, -10 + 5 -5 साइन के साथ इक्वल टू 40, 5 उधर ले चलते हैं, 3x = 40, 5 उधर जा करके +5, 3x = 45, x = 45/3, x = 15। कितना आ गया? तो उसने कौन सा नंबर सोचा था, 15 सोचा था। समझ आया कि नहीं आया? बोलो ना, आ गया? है इजी, कठिन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एंड अवर क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 40। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, उनके बीच का डिफरेंस यानी जब हम उन दोनों नंबरों को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 40 आता है। द इंटीजर्स आर इन द रेशियो 2:3, और वो इंटीजर आपस में कैसे रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। तो बताइए फाइंड द इंटीजर्स, कौन कौन से वो नंबर होंगे। जाहिर सी बात है 2 नंबर है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 40 आता है। उन दोनों इंटीजर में से अगर मैं एक इंटीजर x मान लूँ तो दूसरा कितना होगा, सोचिए और मुझे बताइए। तब तक मैं इसको लिख रहा हूँ, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। तो बताइए मुझे सेकंड इंटीजर विल बी कितना होगा। दोनों इंटीजर का डिफरेंस 40 आता है, समझे ना, दोनों इंटीजर का डिफरेंस 40 आता है। उसमें से एक इंटीजर मैंने x माना है तो दूसरा कितना होगा, 40 -x होगा। बोलिए कि x - 40 होगा, हाँ नहीं पता, देखना ना। मैंने कहा एक को तो मैंने मान लिया, ये एक इंटीजर है, ये कोई दूसरा इंटीजर होगा, ये बीच में हमने माइनस का साइन लगाया। दोनों का डिफरेंस जब हम निकालते हैं कितना आता है, तो एक को तो मैंने मान लिया, दूसरा कैसे निकलेगा, किधर भेजेंगे इसको, x को इधर भेजे तो क्या बन गया 40 - x, लेकिन ये तो माइनस है ना, इस माइनस को भी उधर भेजोगे। या ऐसे कर लेते हैं, इसको उठा करके ले गए इधर और इसको उठा करके ले आए इधर, तो ये जब उधर जाएगा, यहाँ निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव डब्बा बचेगा। तो ये डब्बा इधर आ गया तो ये डब्बा हो गया पॉजिटिव, ये 40 इधर आ जाएगा, इधर कौन है पहले से, और ये 40 इधर आया, ये तो ये दूसरा नंबर जो था वो कितना आ गया, x - 40। समझे कि नहीं? तो दूसरा इंटीजर कौन हो गया, x - 40। ठीक बात, समझे कि नहीं समझे? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों इंटीजर पता चल गए, दोनों इंटीजर का रेशियो बता रहा है क्वेश्चन। तो अगर मैं दोनों इंटीजर को रेशियो में लिख दूं, x/x - 40, तो इसका रेशियो कितना बोल रहा है क्वेश्चन, 2:3। सो दिस इज इक्वल टू 2:3। अब आप जान रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 3x = 2 × x - 40। x = -80। अच्छा देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा आ गया ना, हमने एक इंटीजर क्या माना था, x, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए क्या, और यहाँ पर कैसा आया है, तो ये नहीं चलेगा भाई ना, नहीं चलेगा। तो फिर क्या करेंगे ये ध्यान से सुनिए, क्या करेंगे, हमने ये माइनस ये किया तो 40 आया ना। अब हम क्या मान लेते हैं इसको ऐसा ना करके, दो इंटीजर का डिफरेंस कितना आना है 40, उसमें से मैं मान लेता हूँ ये वाला इंटीजर कितना है, x है। समझे कि नहीं?
तो ये वाला इंटीजर माइनस ये इंटीजर कितना आता है 40, तो ये इंटीजर कितना हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा x प्लस 40। तो दूसरा इंटीजर क्या होना चाहिए, अगर एक इंटीजर मैंने x माना है तो दूसरा इंटीजर क्यों, क्योंकि ये तो निगेटिव आ रहा है ना। तो इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा सुधार रहे हैं भाई ना, याद रखिएगा, यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंस। मुझे इसको क्या मान लेना है x प्लस 40, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लगाएंगे, ये रहा दोनों का रेशियो, और दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाता है 2:3। अब करिए मल्टीप्लाई, दिस इज 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 14, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 80, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80। आया पॉजिटिव। तो ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा समझ आ गया, कारण क्या लिए थे x माइनस 40 लिए थे, इसलिए हम अब क्या मानेंगे, हाँ ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, बड़े से छोटा घटाएंगे 80 आएगा, ठीक 40 आएगा, हो गया। तो पहला इंटीजर कौन हुआ 80, दूसरा इंटीजर कौन होगा, ये पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर कौन है x प्लस 40। सो दिस इज 80 प्लस 40 कितना 120, ये दूसरा इंटीजर हो गया। समझे ना, नहीं समझे, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 555, फाइंड दिस मल्टीपल्स। क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। कॉन्जिक्यूटिव मतलब तो आप समझ रहे हैं हम ना, क्या लगातार आने वाले मल्टीपल्स, किसके मल्टीपल्स लेने हैं 5 के लगातार आने वाले मल्टीपल्स लेने हैं, और उसका सम कितना आना चाहिए 555। तो बताइए वो तीनों मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, जो उसके टेबल में आता होगा, यही होता है ना, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, हाँ। और 5 के मल्टीपल्स में एक नंबर से अगले नंबर के लिए कितना डिफरेंस होगा 5, जैसे 5 के टेबल में कौन आता है 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे आता है ना। हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है 5 का। तो एक नंबर में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो जस्ट उसके बाद वाला मिल जाएगा मल्टीपल, उसमें और 5 जोड़ दूं तो तीसरा मल्टीपल भी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। मैं मान लेता हूं पहला मल्टीपल कौन है x, लेट फर्स्ट मल्टीपल बी x। तो जरा बताइए सेकंड मल्टीपल कौन होगा x प्लस 5, थर्ड मल्टीपल हाँ x प्लस 5 में 5 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया x प्लस 10, ठीक है ना, 5 और जोड़ दिए सेकंड वाले में। ये 3 मल्टीपल समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों मल्टीपल्स का सम कितना आना चाहिए 555, ठीक है, यही है ना, यही है ना, हाँ। तो चलिए निकालते हैं x प्लस x प्लस x 3x, 5 प्लस 10 15, 555, 3x इज इक्वल टू 555 माइनस 15, 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 5 में से 5 चला गया 0, 5 में से 1 गया 4, और ये 540, 555 में से 15 घटा देंगे 540 बचेगा ना, ठीक है ना, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 3 0 जा 0, कितना आया 180। तो पहला मल्टीपल कौन हुआ 5 का 180। सेकंड मल्टीपल कौन होगा 180 में कितना जोड़ना है, तो कौन हो गया 185। थर्ड मल्टीपल कौन होगा 180 में कितना जोड़ना है 10, यानी 190। ये तीनों मल्टीपल्स होंगे, इन्हीं का सम कितना होगा 555। सम करके चेक कर लीजिए आप, ठीक है। 11 देखिए, ठीक है,
एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज। रोहित का एज प्रदीप के एज से डबल से 5 ज़्यादा है। ध्यान से सुनिए, एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज। प्रदीप की एज जितनी होगी उसको ट्वाइस करिए, डबल करिए, और उससे भी कितना ज़्यादा, 5। एज ऑफ रोहित इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज। प्रदीप के एज का डबल करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो किसका एज बन जाएगा, रोहित का एज बन जाएगा। तो पहले प्रदीप का एज कुछ मान लेना, क्या मान लें, x। तो लिखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप बी x years, therefore रोहित प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रदीप के एज को डबल करिए, कितना हो जाएगा 2x, और इसमें भी 5 जोड़ दीजिए। ये किसका प्रेजेंट एज बना, रोहित का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले सबकी उम्र में 6 साल घटेगा ना, तो पहले 6 साल पहले चलते हैं। 6 ईयर एगो, प्रदीप का एज कितना हो जाएगा, आज वो x साल का है तो 6 साल पहले x माइनस 6 ईयर का। और रोहित का जरा बताइए, आज रोहित 2x प्लस 5 साल का है तो 6 साल पहले 6 माइनस कर देते हैं, है ना, तो कितने साल का हो गया, 2x माइनस 1 ईयर्स होगा 6 साल पहले। हाँ, अब क्वेश्चन देखिए, 6 ईयर एगो एज ऑफ प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ रोहित एज, फाइंड देयर एज। एज ऑफ प्रदीप वॉज 1/3 ऑफ रोहित एज, यानी प्रदीप का एज रोहित के एज से कितना हो जाएगा, 6 साल पहले 1/3। तो 6 साल पहले का ही उम्र लिख रहे हैं ना हम, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इधर मैं लिख रहा हूं प्रदीप का एज 6 साल पहले वाला, और इधर मैं लिख रहा हूं रोहित का एज 6 साल पहले वाला। क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रदीप का एज रोहित के एज से कितना है, 1/3। ये 1/3 है 6 साल पहले। भाई प्रेजेंट एज तो इतना इतना है आज का ना, ये 6 साल पहले कितने कितने साल के थे दोनों। ये प्रदीप का एज है 6 साल पहले, ये रोहित का एज है 6 साल पहले। तो 6 साल पहले के लिए कंडीशन क्या बता रहा है क्वेश्चन, कि प्रदीप का एज कितना था रोहित के एज से, 1/3 था। तो अगर मैं इसको भी 1/3 कर दूं रोहित के एज को, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने ना इसको भी कर दिया 1/3, 1/3 मतलब 3 से डिवाइड, तो दोनों क्या हो गए, समझ में आ रहा है, 1/3 का 1/3 1/3, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही बना रहेगा, खाली 3 से डिवाइड करना, वो एक ही चीज़ है, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बना 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। 2x इधर ले लेते हैं और 18 उधर ले जा रहे हैं, तो 18 हो जाएगा प्लस 1 माइनस में पहले से है, x इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू क्या मिल गई, x कौन था, प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप। तो प्रदीप आज कितने साल का है, 17 साल का। आंसर लिखना, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ पहला प्रदीप 17 साल, और दूसरा रोहित का कितना होगा प्रेजेंट एज, क्या करना है हमको, 2 × 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। तो ये कितने साल का है, 39 साल का है। हो गया भाई, दिस इज अवर आंसर। आप चाहें तो चेक करिए इसको। 12 लेते हैं ना। ए मोटर बोट गोस डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर। रिवर में 2 तरह की स्ट्रीम होती है, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। ज़रा ध्यान से देखना, मैं आपको कंडीशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये है मान लीजिए नदी ऐसे, ठीक है, और नदी ऐसे बह रही है इस तरफ। नदी का पानी किधर बह रहा है समझ में आ रहा है, ऐसे बह रही है नदी। नदी जिस तरफ बहती है उसको ढलान बोलते हैं, क्योंकि पानी कहाँ से कहाँ बहता है, ऊंची जगह से नीचे जगह की तरफ बहती है, ठीक है ना, हाइट से लोअर हाइट की तरफ बहती है पानी। तो जिधर लोअर हाइट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, और जहाँ अपर हाइट है उसको क्या बोलेंगे आप
स्ट्रीम। समझ आया लैंग्वेज? बोट कहाँ से कहाँ चल रहा है? ए मोटर बोट गोस डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर। कैसे चल रहा है? इधर जा रहा है डाउन स्ट्रीम। कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोस्टल टाउन इन 5 आवर्स। मान लीजिए 2 टाउन है, एक टाउन यहाँ पर है ए, पहला टाउन, दूसरा टाउन यहाँ पर है बी। ए से बी की तरफ ऐसे डाउन स्ट्रीम की तरफ चलता है एक बोट है, सपोज दिस इज बोट ऐसे चल रहा है, ये बोट है ना, आपसे डाउन स्ट्रीम की तरफ बह रहा है और 2 कोस्टल टाउन को 5 घंटे में कवर कर लेता है। यानी ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगता है? बोलिए 5 आवर्स लगता है कुल ए से बी जाने में। ए ऐसे एरो दिखा दे रहा हूँ, कितना टाइम लेता है ये बोट? 5 आवर लेता है। इट कवर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर। यही बोट जब इस स्टेशन से बी स्टेशन से ए स्टेशन की तरफ चलता है तो ये कितना टाइम लेता है? अप स्ट्रीम जा रहा है ना, अप स्ट्रीम जाएगा तो सेम डिस्टेंस को वो 6 आवर में कवर करता है। ठीक है। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। है ना, ये जो पानी बह रही है नदी की, इसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। ये पानी की स्पीड है, याद रखिएगा, वाटर की स्पीड। तो बोट भी किसी स्पीड से चल रहा होगा ना, तो हमको निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी होगी? समझे ना? तो जो चीज़ क्वेश्चन पूछता है वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है ना इन स्टिल वाटर, हमको नहीं पता है तो क्या मान लें? ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी होगी? x। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। देखिएगा केस नंबर 1। ठीक है, जब ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ ऐसे बोट चलता है, ऐसे, है ना, और इसको टाइम कितना लगता है? 5 आवर। ये किधर जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। समझे ना? समझ आए कहानी? तो ये बोट चल रहा है और पानी भी ऐसे बह रही होगी। जब पानी ऐसे बहती है तो स्पीड ऑफ वाटर कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। और जब बोट ऐसे चलता है तो स्पीड ऑफ बोट कितना है? x किलोमीटर पर आवर। समझे ना? मान लो पानी तो बह रही है नदी ऐसे ना, मान लीजिए बोट वाले ने अपनी इंजन बंद कर ली, तो क्या बोट यहीं खड़ा रहेगा कि आगे चला जाएगा? क्यों? क्योंकि पानी तो खुद बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो तो ऐसे ही बोट को ले जाएगी। अगर बोट का इंजन बंद रहे तो भी चला जाएगा बोट। कितने स्पीड से जाएगा? 2 की स्पीड से, जो वाटर की स्पीड है। और अगर बोट चालू करते हैं, मान लीजिए पानी नहीं चल रहा, पानी ठहरा है, बोट हम स्टार्ट करते हैं तो बोट फिर ए से बी किस स्पीड में जाएगा? x। ये बोट की स्पीड, ये पानी की स्पीड। और अगर दोनों चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड साथ में जुड़ जाएगी ना। तो ये x से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, तो दोनों कितने से चलेंगे? x + 2 से चलेंगे। समझे ना? तो इस केस में स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी? बोलिए। x + 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कितना टाइम लगा? टाइम टेकन 5 आवर। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? ए से भी कुछ डिस्टेंस होगा, होने दीजिए। समझ आया ना? आया कि नहीं आया? आया। तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम जाते समय स्पीड कितनी है? 5 नहीं है, x + 2। और टाइम कितना लग रहा है?
5। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, दिस इज 5x + 10, दिस इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में। तो इतना किलोमीटर क्या है, ए से बी का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कवर्ड ए टू बी, यही ना, ए से बी स्टेशन जा रहा है तो कितना किलोमीटर है ए से बी है। दूसरा केस ले लें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 जरा समझिएगा, ये है स्टेशन नंबर ए और ये है स्टेशन नंबर बी, ठीक है। अब की बार बोट यहाँ से स्टार्ट होती है, बोट की स्पीड कितनी है, x km/h, ये है स्पीड ऑफ द बोट, x km/h। और पानी कैसे बह रही है, ये है ना डाउन स्ट्रीम, लेकिन बोट किधर आ रहा है अब, अप स्ट्रीम। तो इसको मैं लिखूंगा, बोट इधर आ रहा है ना, अप स्ट्रीम की तरफ इधर चढ़ के आ रहा है बोट, ठीक है, समझे कि नहीं। पानी इधर बह रही है, स्पीड ऑफ वाटर कितना, 2 km/h। समझ में आया, ये यहाँ तक आया, समझ आया कि नहीं आया, बोलिए। ए से लेकर के बी तक कितना डिस्टेंस होगा, क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ये एक स्टेशन था, ये दूसरा स्टेशन था, स्टेशन तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा, समझे ना। जो डिस्टेंस यहाँ निकला है वही डिस्टेंस वहाँ भी आएगा ना, सेम डिस्टेंस होगा। लेकिन जब ये बोट इधर चलता है तो अब की बार इसको टाइम कितना लग जाता है, 6 आवर लग जाता है। क्यों, ध्यान से सुनिए, अगर इस बोट का इंजन बंद कर दिया जाए तो क्या ये अपने से इधर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पानी किधर बह रही है, 2 किलोमीटर की स्पीड से। तो अगर ये अपनी इंजन बंद कर दे तो कहाँ चला जाएगा, बी से और आगे चला जाएगा, उधर, इधर नहीं आ पाएगा। अगर इसको इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, इसलिए बोट इधर आगे बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे। हाँ, मान लीजिए बोट की स्पीड इस 2 किलोमीटर के स्पीड से कम है, ध्यान से सुनिए, पानी कितने स्पीड से बह रही है, बोट की स्पीड अगर 2 km/h की स्पीड से कम है बोट की स्पीड, तो बोट आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, पानी उसको पीछे ले जाएगा ना, आ जाएगा लेकिन बहुत देर में आएगा, समझे ना, समझे कि नहीं। अगर बोट के आने की स्पीड x है और पानी इसको उधर ले जा रहा है तो क्या ये अपनी पूरी ताकत से आ पाएगा। अगर पानी नहीं बहता, ध्यान से समझना, अगर पानी नहीं बह रहा होता, ठहरा हुआ पानी रहता, स्टिल वाटर, तो फिर बोट कितनी स्पीड से आता, इधर x के स्पीड से, पूरे यानी अपने पूरी ताकत से बोट आ जाता, पूरे फुल स्पीड से आता। लेकिन जैसे ही पानी बह रहा है तो क्या ये अपने x की स्पीड से आ सकता है, कि स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, कितनी, जितनी पानी उधर लगा रही है, कितना। तो ये इधर आने के लिए x लगाता है और पानी उधर ले जाने के लिए 2 लगाती है, तो ओवरऑल इसके पास कितना बचा, 2 घट गया ना, तो स्पीड कितनी हो गई इसकी, x - 2। तो इस समय बोट की स्पीड कितनी, x - 2 km/h, ठीक है। टाइम कितना लगा, 6 आवर। तो कितना डिस्टेंस कवर होगा ए से बी के बीच में, बोलिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है अभी, x - 2, और टाइम कितना है, तो स्पीड डिस्टेंस कितना, 6x - 12 किलोमीटर, यही ना हुआ। ये कौन से स्टेशन के बीच का डिस्टेंस निकला, ए से लेके बी। ये कौन से स्टेशन के बीच का डिस्टेंस था, ए से लेके बी। दोनों डिस्टेंस वही ना है, तो दोनों कैसे होंगे, दोनों सेम होंगे ना, दोनों इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। हमने दोनों डिस्टेंस क्या कर दिया, x + 10 = 6x - 12, है ना। मैं इस 5x को उधर ले जाता हूँ, 12 को इधर ले लेता हूँ, तो 12 जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 5x उधर जाएगा -5x हो जाएगा। ये कितना हो गया, 22, और ये कितना हो गया, x। तो x कितना आ गया, 22, और x ही क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या मानी जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी होगी, 22 km/h। समझ आया,
लिख लीजिए। देयरफॉर आंसर कैसे लिखोगे? देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर। लिख लेंगे, ये सेंटेंस लिखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज कितना, यहाँ लिख लीजिएगा इज 22 किलोमीटर पर आवर, नीचे लिख लीजिएगा। हो गया भाई? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, नोट करिए।